दोस्तों, मेरा नाम है मदन लाल मधु। कहानियां सुनाता हूं और मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं एक मशहूर कथाकार मैडम निदा आर निदा की एक रोमांच से भरी बेहतरीन कहानी, तुम अगर साथ देने का वादा करो। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं। दिलीप, कशिश मैडम को अंदर भेजना। अबीर ने कप उठाते हुए दिलीप से कहा और लैपटॉप पर झुक गया। जी साहब, दिलीप ने कहा और खाली कप प्लेट उठाकर बाहर निकल गया। थोड़ी देर में व्हाइट कलर का सादा कॉटन का सूट पहने और हमरंग दुपट्टा सर पर ओढ़े हुए अपने नाम की ही तरह एक पुरकशिश लड़की अंदर आई थी। सलोना चेहरा, बड़ी बड़ी काली आंखें और संजीदगी से उठते कदमों के साथ वह अंदर आ गई थी। इस बार रेंट का अमाउंट लास्ट मंथ से ज्यादा है, जबकि ना तो कोई नया वेयर हाउस लिया गया है और ना ही गेस्ट हाउस, उसने कशिश को देखते हुए कहा। सर, इस बार 5 वेयर हाउसेस का रेंट इंक्रीज हुआ है और 1 गेस्ट हाउस का, इसी वजह से अमाउंट बढ़ा है। रेंट शीट में ये सभी हाईलाइट किए हुए हैं और नीचे नोट भी लिखा है, उसने बिना घबराए आराम से जवाब दिया था। मुझे इस मंथ का कैश फ्लो चाहिए। कहां, कितना अमाउंट गया और कहां से आया है? वह झुंझलाहट से बोला। सर, मैं कल आपको दे दूंगी, क्योंकि आज ऑलरेडी 6 बज चुके हैं और कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा बनाने में। सो व्हाट, आई नीड इट टुडे। ओके, उसने कहा और बाहर आ गई। उसे घर भी समय से जाना होता था, लेकिन अबीर उसे हमेशा ऐसे ही वक्त पर काम देता था कि वह निकल नहीं पाती थी। बाहर आकर वह काम में लग गई थी। अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स में आधे घंटे बाद वह अकेली रह गई थी। उसने टाइम देखा और फिर से बिजी हो गई। अंदर बैठा अबीर उसे ऑफिस में लगे कैमरों के जरिए मोबाइल में देख रहा था। यह लड़की उसकी समझ से परे थी। पहले पहले उसे वह पोज करती हुई लगती थी, लेकिन 1 साल से ज्यादा हो चुका था और वह ऐसी ही थी, खुद में सिमटी हुई सी, किसी से भी ज्यादा बातचीत नहीं, हर वक्त काम में लगी हुई, सर पर दुपट्टा जमाए सादे कपड़ों में रहने वाली। उसने आज तक उसे कभी हंसते हुए नहीं देखा था। वह गेहुए रंग की एक खासी खूबसूरत लड़की थी। तीखे नैन नक्श, लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, लेकिन वो आंखें बिल्कुल खाली थी। कोई भाव नहीं था उनमें, न प्यार, न नफरत, न सम्मान, न अपमान, न आदर, न तिरस्कार, न दोस्ती, न दुश्मनी, कुछ भी नहीं। बस वह एक अनबुझ सी पहेली लगती थी। उसे जो मानो उसे चैलेंज कर रही थी कि मुझे समझ कर दिखा, और वह उसे जानबूझकर परेशान करने के लिए अजीब से काम देता था। जैसे कैश फ्लो सॉफ्टवेयर से निकल सकता था, लेकिन उसे उसमें भी एक अलग तरह का बाइफर्केशन चाहिए था, सब कुछ अलग। उसे परेशान करके भी वह खुश नहीं हो पाता था, क्योंकि न तो वह झुंझलाती थी, न परेशान लगती थी। वह उस बर्फ सी लड़की को तोड़ना चाहता था, लेकिन ऐसा आज तक न हो पाया था। उसने रिपोर्ट दोबारा चेक की और अबीर को मेल कर दिया। डेस्क की सभी चीजें समेटकर ड्रॉअर में डाली और लॉक कर दिया। तभी साइड में रखा फोन बजा था। उसने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ अबीर था। आई नीड हार्ड कॉपी। उसने प्रिंट आउट निकाल कर सिस्टम ऑफ किया और हार्ड कॉपी और अपना बैग उठाकर उसके कैबिन की ओर गई। प्रिंट आउट उसे देकर वह निकल गई थी। आ जाओ बेटा, खाना खा लो। आज मैंने तुम्हारी पसंद की बिरयानी और शामी कबाब बनाए हैं, रेहाना बेगम ने अबीर को देखते हुए कहा। आप खा लीजिए, मुझे अभी भूख नहीं है। वह एक सर्द निगाह मां पर डालकर कदम बढ़ाने लगा। अबीर, थोड़ा सा खा लो प्लीज।
उनकी आवाज भर्रा गई थी, लेकिन वह अनसुना कर अपने कमरे में आ गया था। आलिया, बेटा जाओ, भाई को उसी के रूम में खाना देकर आओ और अपने सामने खिलाकर आना। मजहर ने बेटी को कहा, जो हां में सर हिलाकर खाना ट्रे में रखने लगी। रेहाना, उसे थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। मजहर बीवी को समझाते हुए खाना खिलाने लगे थे। वह अबीर के सौतेले बाप जरूर थे, लेकिन उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। रेहाना की शादी अनवर से हुई थी और शादी के 1 साल के अंदर अबीर उनकी दुनिया में आ गया था। अभी अबीर साल भर का भी न हुआ था कि अनवर पर कातिलाना हमला हुआ और उसमें वह बुरी तरह जख्मी हो गए थे और अस्पताल में उनकी बेहोशी के आलम में ही मौत हो गई थी। उसके बाद रेहाना ने बमुश्किल अपनी इद्दत पूरी की और जाने किस डर के तहत अपने बेटे के साथ मायके आ गई। यहां उन्हें एक बार फिर अपने बचपन का साथी मजहर मिला और टूटे बिखरे वजूद को फिर से समेटने की वजह भी। मजहर पहले से ही उन्हें चाहते थे, लेकिन तब वे इस काबिल न थे कि उन्हें बता सकते या उनके घर वालों से उनका हाथ मांग सकते। आज उनका कारोबार सही था और फिर सबके समझाने पर रेहाना और मजहर ने सादगी से निकाह कर लिया। अबीर तो उन्हीं को अपने सगे मां बाप मानता था, पर कुछ वक्त पहले उसके सामने सच्चाई आ गई थी और वह भी इस तरीके से कि वह अपनी मां से भी नालां हो गया था। उस घर में अब वह किसी से बात करता था, किसी के नाज उठाता था और मोहब्बत जताता था तो वह बस औलिया थी कि उनके रिश्ते में शोतेलापन दरार न डाल पाया था। मे आई कम इन सर? उसने पूछा। यस, कम इन, हैव अ सीट। अबीर ने उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा। जी सर, कोई काम था? कशिश ने उसे खामोश देखकर पूछा। हां, आपको मेरे साथ चंडीगढ़ चलना है मंडे। वी हैव टू reconcile with client and you are maintaining the whole client outstanding, so be ready. I'm sorry sir, मैंने ज्वाइनिंग के टाइम पर ही बता दिया था कि मैं आउट ऑफ स्टेशन नहीं जा सकती। उसने साफ लफ्जों में कहा। मैं तुम्हें जाने के लिए नहीं पूछ रहा, बल्कि बता रहा हूं, और अगर तुम्हारे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम है तो मैं उनसे बात कर लेता हूं। सुबह जाना है और शाम को वापसी है। सर, मैं नीरज को सब कुछ समझा देती हूं और डाटा भी दे दूंगी, आप उन्हें ले जाइए, उसने सोचते हुए कहा। हमारा काम उनसे खत्म हो गया है और हम उनसे अपनी फाइनल पेमेंट के लिए रिकंसिलेशन करने जा रहे हैं। दिस इज लास्ट चांस। आउटस्टैंडिंग का जो भी फाइनल स्टेटमेंट साइन होगा उतनी पेमेंट मिलेगी। सो आई डोंट वांट टू टेक इट एनी चांस। यू आर कमिंग विद मी, इज दैट क्लियर? अबीर ने खासे जहरीले लफ्जों में उसे चबा चबा कर कहा था। उसने चंद लम्हे सोचा और फिर हामी भरकर बाहर आ गई, क्योंकि वह खुद जानती थी कि उसके अलावा और कोई ये काम नहीं कर पाएगा। क्लाइंट का टीडीएस भी वही देखती थी, तो सब चीजें उसके टिप्स पर थी। यूं भी अगर सेम डे आ जाना था तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। बाहर न जाने की बाउंड्री उसने खुद ही बनाई थी, वरना तो उसे कौन मना करता। मंडे के लिए उसने ठीक से क्लाइंट का अकाउंट स्टडी किया और डाटा रेडी करके रखा। सारी पेमेंट, एडवाइस और लास्ट साइंड रिको एक फाइल में लगाया। 26 ASC से टीडीएस कंसाइल किया और सभी का प्रिंट आउट फाइल करने के बाद उसने लैपटॉप, पेन ड्राइव, फाइल और कुछ और चीजें बैग में डाली। अभी वह निकलने के लिए सोच ही रही थी कि इंटरकॉम पर अबीर ने उसे अंदर बुलाया था। अपने घर का एड्रेस मुझे मैसेज करो और घर जाकर एक बार लोकेशन सेंड कर देना। हम लोग सुबह 5 बजे निकल जाएंगे बाय कार और रात में तकरीबन 9 बजे तक आ जाएंगे। आई होप
कि सब डाटा और जरूरी चीजें तैयार हो चुकी होंगी। वह उसे देखते हुए बोला, जी सर, मैंने आपको एड्रेस सेंड कर दिया है, अब मैं निकलती हूं। उसने अपने मखसूस नपे तुले अंदाज में जवाब दिया और अबीर के सर हिलाने पर निकल गई। अगर नींद आ रही है तो सो जाओ, अभी हमें 3 घंटे लगेंगे, अबीर ने कशिश को देखते हुए कहा। वह कार खुद ही ड्राइव कर रहा था। कशिश उसके पास बैठी हुई थी, जिसकी पलकें बोझल थी। उसने अबीर की तरफ देखा और सीट की बैक से सर टिकाकर आंखें मूंद ली। चंद लम्हों में ही वह नींद की आगोश में थी। अबीर खामोशी से ड्राइव कर रहा था। बीच बीच में वह उसके चेहरे पर एक उचटती हुई निगाह डाल लेता था। आज वह सुबह उसे पिक करने के लिए उसके घर गया था। उसके भाई और बहन से उसकी मुलाकात हुई थी। वो दोनों बहन भाई कशफ और काशिफ जुड़वा थे और कशिश से 3 साल छोटे। दोनों बहुत जिंदा दिल और हंसमुख थे। जाने कशिश ऐसी सड़ूसी क्यों थी। वह थोड़ी देर वहां बैठा था और इतने कशिश आई थी। कशफ ने उसे चाय के साथ मूंग दाल के पकोड़े पुदीने की चटनी के साथ खिलाए थे। उसे वो 15 मिनट वहां गुजार कर अच्छा लगा था। बहुत दिनों बाद बाप की मोहब्बत और मां की ममता की शिद्दत से याद आई थी। कशफ ने उसे बताया था कि बज्जो यानी कशिश की तबीयत ठीक नहीं है कल से। वह रात को बुखार की वजह से सो नहीं पाई थी। अभी टैबलेट ले ली है तो थोड़ा ठीक है। उसे याद दिला दें कि वह दवाई ले ले। अभी शायद दवाई का असर था कि वह ऐसे सो गई थी। उसने आदतन एक उचटती हुई नजर उस पर डाली और फिर जैसे वह नजर पलटना ही भूल गई थी। सुबह के चंपई उजाले में उसका चेहरा वाइट और आसमानी दुपट्टे के हाले में चांद की तरह रोशन और उजला लग रहा था। मेकअप और बनावट से पाक वह उसे दिल में उतरती हुई महसूस हुई। आंखों पर रेशमी शाह पलकें और खूबसूरत कोमल लब उसे बेईमान बनाने लगे थे। उसने जल्दी से निगाह फेर ली थी। दिल के इस अंदाज में धड़कने से वह घबरा गया था। यूं तो वह खुद एक खुश शक्ल और रुआबदार पर्सनैलिटी का मालिक था। एक कामयाब बिजनेसमैन था। उसे लड़कियों की कमी न थी, लेकिन अब तक किसी लड़की ने उसके दिल के तार न छेड़े थे। लेकिन आज जो वह महसूस कर रहा था वैसा भी पहले कभी न हुआ था, जबकि वह इन सब से बेखबर दवाई के जेरे असर नींद में थी। आज सुबह से ही ठंडी हवा चल रही थी। बारिश होने के आसार साफ थे। थोड़ी देर में ही बादल घिर आए थे। बादलों के गरजने की आवाज से वह जाग गई थी। उसे खुद पर गुस्सा भी आया कि वह सो कैसे गई। हम लोग 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। अभी काफी टाइम है तो ब्रेकफास्ट करके चलेंगे, अबीर ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। जी, उसने आदत के मुताबिक कम से कम अल्फाजों में ही जवाब दिया। थोड़ी देर में हल्की रिमझिम शुरू हो गई थी। वो लोग चंडीगढ़ पहुंच चुके थे। अभी 9 बजे थे। अबीर ने गाड़ी होटल की तरफ मोड़ दी। जल्दी ही वो लोग एक होटल के सामने थे। वह नीचे उतरी और अबीर के पीछे चलते हुए अंदर दाखिल हो गई। अबीर ने नाश्ते का ऑर्डर दे दिया था। वो दोनों आमने सामने बैठे थे। वह थोड़ी नर्वस थी। वह एक मिडिल क्लास फैमिली से थी और बाद में तो हालात और भी खराब हो गए थे। इस तरह होटलिंग उसने कभी नहीं की थी और अबीर उसका बॉस था। उसके साथ बैठना उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि उसने कभी किसी को हिकारत की नजर से नहीं देखा था और ना ही कभी किसी का मजाक बनाया था, लेकिन उसकी अमीरी और रुआबदार पर्सनैलिटी उसे नर्वस कर रही थी। जैसे तैसे उसने ब्रेकफास्ट फिनिश किया। अब उन्हें क्लाइंट कंपनी जाना था। जल्दी ही वो दोनों वहां पहुंच गए थे। मीटिंग टाइम में अभी भी आधा घंटा था।
उन्हें वहां एक कॉन्फ्रेंस रूम में बिठा दिया गया था और वहीं उन्हें वेट करना था। सौरभ वर्मा थोड़ी देर बाद आ गए थे रिकंसिलेशन के लिए और औपचारिक हाय हेलो के बाद उन्होंने रिको करना शुरू कर दिया। अबीर सिर्फ वहां बैठा हुआ था कि कहीं हो सकता है उसकी जरूरत पड़े, लेकिन वह आराम से अपने आप ही सब कुछ हैंडल कर रही थी। इस बीच में कई बार सौरभ ने फोन पर भी कंफर्मेशन ली थी कई चीजों की। ये सब पूरा होते होते लंच टाइम हो गया था, लेकिन अभी भी एक डेबिट नोट और टीडीएस पर कुछ क्लियरेंस बाकी था, जिसमें डेबिट नोट प्रोजेक्ट मैनेजर से डिस्कस होना था और बाकी टैक्सेशन डिपार्टमेंट से किसी को आना था। तो सौरभ ने उन्हें अपने साथ कैंटीन में लंच ऑफर किया था और अबीर ने उसकी तबीयत देखते हुए हां कह दिया था। वो लोग लंच से वापस आ गए थे और डेबिट नोट के लिए अबीर ने बात की थी, जो कि वापस ले लिया गया था और अब वो दोनों टैक्सेशन डिपार्टमेंट से किसी के आने का वेट कर रहे थे। तकरीबन 40 मिनट बाद किसी ने दरवाजा खोला। हेलो, आई एम शौर्य ठाकुर। एक दरमियाने कद का आदमी अंदर आया था। उसकी उम्र तकरीबन 35 साल रही होगी। कशिश तो जैसे उसे देखकर शॉक्ड हो गई थी। अबीर ने उसकी हेलो का जवाब देते हुए हाथ मिलाया था और बैठते हुए जब उस शख्स की नजर कशिश पर गई थी तो वह भी भौचक्क रह गया था। अबीर ने पहली बार कशिश की आंखों में गुस्सा देखा था। उसके गुस्से और नफरत की इंतहा यह थी कि वह हौले हौले कांप रही थी। अबीर ने धीरे से उसका हाथ दबाया था और उसने चौंक कर अबीर को देखा था। खुद पर उसने जल्दी ही काबू पा लिया था और बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज में उसके साथ टीडीएस रिको शुरू कर दिया था। शौर्य उसे देखकर इतना कंफ्यूज्ड था कि वह कुछ नहीं बोल पा रहा था। शाम के 5 बजे तक वो लोग फ्री हो गए थे। फाइनल साइंड आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट और रिको उनके हाथ में था। वो दोनों नीचे आए लेकिन बाहर नहीं निकल पाए क्योंकि इस वक्त बारिश काफी तेज थी। कशिश की आंखों में परेशानी थी, लेकिन वह कुछ कह नहीं रही थी। तुम यहीं ठहरो, मैं कार यहीं ला रहा हूं, ये कहकर अबीर निकल गया। अभी वह वहीं अबीर का वेट कर रही थी जब उसे शौर्य ने आवाज लगाई। उसने होंठ भींच लिए थे। कशिश, मुझे तुमसे बात करनी है, शौर्य ने उसके करीब आते हुए कहा। हाउ डेयर यू टू कॉल मी, यू शुड स्टे अवे फ्रॉम मी। नफरत उसके अंग अंग से फूट रही थी। तुम मेरी बात सुनो प्लीज। वह उससे बात करने के लिए बेताब था, लेकिन वह कुछ भी सुनने से कतई तौर पर इनकारी थी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझसे दूर रहोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है और मैं नहीं चाहती कि बेकार में कोई तमाशा हो। उसने अंगारे चबाते हुए कहा। क्यों इतना एटीट्यूड दिखा रही हो तुम? किस बात का घमंड है तुम्हें? मैंने सोचा था कि तुमसे माफी मांग लूंगा, लेकिन तुझ जैसी लड़कियों की यही औकात है। वह तिल मिला गया था। इज एवरीथिंग ओके? अबीर ने अंदर आते हुए पूछा। जी, अब हमें चलना चाहिए, कशिश ने अबीर की ओर जाते हुए कहा। ओह, क्या बात है, लगता है बहुत क्लोज हो तुम अपने बॉस से। कहां कहां का टूर लगता है साथ में? उसके चेहरे पर कमीनगी बरसने लगी। डोंट क्रॉस योर लिमिट। मैं ऐसी बकवास बर्दाश्त करने का आदी नहीं हूं। क्या तुम्हें लड़कियों की इज्जत करना नहीं आता, या सब कुछ भूल चुके हो? अबीर खुद को बमुश्किल शांत रखे था। इज्जत? हा हा हा, कौन सिखा रहा है मुझे? सुनो, ये प्रवचन किसी और को देना जाकर, इसे मैं अच्छी तरह जानता हूं और मुझे पता है तेरी इतनी मेहरबानी क्यों है इस पे। वह अबीर के करीब आया और उसकी आंखों में देख कर बोला। क्यों, कितनी बार बिस्तर गर्म कर चुकी है तो? चटाक, एक
तेज आवाज आई थी और वह अपने गाल पर हाथ रखते हुए लड़खड़ा गया था। आइंदा कुछ भी बोलने से पहले इस थप्पड़ को याद रखना। मेरी बर्दाश्त की हद अब खत्म हो चुकी है। कुछ भी बोला या बकवास की तो यहां पुलिस होगी। जिस नाम और नौकरी पर तुम इतरा रहे हो, लम्हे भर में वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। याद रखना, कशिश बदल चुकी है और हर हिसाब करना सीख गई है। सर चलिए। उसे थप्पड़ से जवाब देने के बाद वह रिलैक्स लग रही थी। अबीर ने आज पहली बार उसका यह रूप देखा था। वह मुस्कुराते हुए बाहर की ओर कशिश के पीछे निकल गया और शौर्य सदमे में खड़ा देखता रह गया। मुझे नहीं लग रहा आज बज्जो आ पाएंगी। इतना तेज आंधी तूफान है और बारिश भी मूसलाधार हो रही है। उन्हें वहीं रुक जाना चाहिए। काशिफ मौसम के मद्देनजर कशफ से मुखातिब था। बज्जो का कुछ पता नहीं है भाई, वो घर से बाहर कभी नहीं रुकती। अब तो वो और भी खामोश होती जा रही है। मैं उन्हें एक बार दिल से हंसता हुआ देखना चाहती हूं, और वो हैं कि हमारी जिंदगी में मां बाबा की कमी पूरी करते करते अपना वजूद ही भूल गई है। कशफ बोलते बोलते कहीं खो गई थी। बस मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए और मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, फिर सबसे पहले बज्जो की शादी करूंगी। बहुत ख्वार हो चुकी वो, बस अब और नहीं होने दूंगा। काशिफ ने दिली जज्बे से कहा। दोनों बहन भाई मौसम के तेवर देखकर परेशान थे। घनघोर घटा ऐसी थी मानो आज दुनिया को बहा ले जाएगी। वो कशिश की आदत से वाकिफ थे। एक तो वह उन दोनों के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करती थी, और दूसरे वह कहीं भी आउट ऑफ सिटी जाने से परहेज रखती थी। लेकिन वो दोनों यही मना रहे थे कि आज वह वहीं रुक जाए। ऐसे मौसम में आना खतरे से खाली नहीं था, और फिर कई बार कोशिश करने के बाद भी उसका मोबाइल नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से वहां क्या हो रहा है, वह आ रही है या रुक रही है, मालूम नहीं चल पा रहा था। यही सब कुछ रेहाना के जहन में भी चल रहा था। सुबह अबीर आलिया से कहकर गया था कि वह बाहर जा रहा है और रात तक लौट आएगा। जो वह बोलता था वही करता भी था, लेकिन आज का मौसम जाने क्या करवा दे। वह परेशान सी बार बार आलिया से उसे फोन करवा रही थी और नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से फोन कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। जहां ये लोग परेशान थे, वहीं कशिश और अबीर कार में थे और यह सोच रहे थे कि अब कैसे घर जाया जाए। कशिश, आई थिंक हमें किसी होटल में स्टे करना होगा। ऐसे में जाना मौत को दावत देना है। हाईवे पर इस बारिश में ड्राइविंग पॉसिबल नहीं है। अबीर ने काफी देर बाद उसे कहा, और वह भी देख रही थी कि ऐसे में नॉर्मल ड्राइविंग मुमकिन नहीं हो पा रही थी। उसने हामी भर दी थी। काफी मशक्कत के बाद एक होटल में रूम अवेलेबल थे। वह अबीर से दूर खड़ी थी और उसे रिसेप्शन पर बात करते हुए देख रही थी, जो बहुत ही झुंझलाया हुआ था। बहुत देर तक बात करने के बाद उसने वहां कार्ड स्वैप किया था। मुड़ने के बाद उसने कशिश को आने का इशारा किया था। वह उसके पीछे एलिवेटर की तरफ चल दी थी। होटल स्टाफ जो उनका सामान लाया था, उसने आगे बढ़कर रूम खोला और सामान और की देकर चला गया। कशिश के पीछे ही अबीर भी अंदर आ गया और डोर लॉक कर दिया। कशिश की आंखें खौफ से फैल गई थी। सर, ये मेरा रूम नहीं है। वह घबरा गई थी। अबीर ने उसकी तरफ देखा। हिरनी जैसी काली आंखें खौफ जदा थी। अनजाना डर साफ नजर आ रहा था। आज परेशान लग रही थी वह, लेकिन उसे इस तरीके से तो कभी परेशान करना नहीं चाहा था उसने। यूं भी आज सुबह से वह अपनी आदत के खिलाफ उससे बहुत नरमी से पेश आ रहा था। नहीं, यह न तुम्हारा रूम है और न मेरा। ये आज रात के लिए हमारा रूम है, उसने धीमे लहजे में कहा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी खौफ से भर गई थी। आपको शायद कोई गलत
फहमी हो गई है उस शौर्य की बातें सुनकर। मैं ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं हूं। आप और मैं इस कमरे में? बिल्कुल नहीं। रूम अनलॉक कीजिए, मुझे जाना है। वह फौरन ही अपना बैग उठाकर बोली थी। अबीर पहले ही जानता था कि कुछ ऐसा ही रिएक्शन होगा उसका, इसीलिए उसने बताया नहीं था उसे नीचे के सिर्फ एक ही रूम मिल पाया है। और अब जिस अंदाज में उसने कहा था वह उसे सुलगा गया था। कशिश, बैठ जाओ। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ रात में रुकने का, बस अभी मजबूरी है। एक ही रूम अवेलेबल था अभी, और इससे पहले जिन 4 होटल्स में हम गए थे वहां कोई रूम नहीं मिल पाया था, और आसपास यह लास्ट होटल है। इसके बाद काफी दूर होटल्स हैं जहां इस बारिश में पहुंचना फिलहाल नामुमकिन है। और हां, मैं किसी की बातों से दूसरे के बारे में कोई राय कायम नहीं करता, सो अगर तुम्हारी समझ में कुछ आ गया है तो बैठ जाओ, वरना बाहर जाकर तुम कितनी सेफ हो ये तुम भी जानती हो, और हम दोनों को कार में ही रात गुजारनी पड़ जाती तो वह जगह कहीं ज्यादा तंग है। और एक बात, अगर तुम वैसी लड़की नहीं हो तो तुम ये भी जान लो कि मुझे भी कोई बैड कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिला है। वह कड़वे लेकिन पुख्ता लहजे में कहते हुए सोफे पर बैठ गया था। उसकी बातें कड़वी और बुरी जरूर लगी थी उसे, लेकिन यह सच था और इस वक्त हालात से समझौता जरूरी था। लेकिन मर्दों पर यकीन उसे अब होता ही नहीं था। सर, आई एम सॉरी, लेकिन आप डोर अनलॉक कर दीजिए। मैं लॉक रूम में कंफर्टेबल नहीं फील कर रही। अबीर ने कीज उसकी ओर उछाल दी थी। वो दोनों खाना खा रहे थे जब अबीर ने उससे शौर्य के बारे में पूछा। उसका हाथ खाना खाते खाते रुक गया था। फिर उसने पलकें झपकाई और धीरे से बोली, ही इज फ्रॉम माई होम टाउन। अबीर ने गहरी नजर से उसे देखा। उसने अपने भीगे हुए से कपड़े बदल लिए थे। अभी वह ब्लैक कलर के सूट में थी और दुपट्टे के हाले में उसका चेहरा अबीर के सवाल पर धुआं धुआं हो गया था। वह खुद को नॉर्मल रखने की भरसक कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकाम थी। और तुम दोनों की एक दूसरे से इतनी नफरत की वजह? वह बगौर उसे देखते हुए बोला, उसकी नफरत की वजह का मुझे इल्म नहीं, और मेरी नफरत की वजह मैं बताना नहीं चाहती। वह कतई इनकारी थी अपने बारे में बताने से। अबीर को एक बारगी तो बहुत बुरा लगा, लेकिन जब दर्द का साया उसके चेहरे पर दिखा तो वह चुप कर गया। यहां तक आने से उसके दिल में कशिश की एक खास जगह बन चुकी थी। वो जगह जो वह किसी को भी नहीं देना चाहता था। ये और बात थी कि वह खुद से भी इनकारी था कि उसके दिल में उसके लिए ऐसा कुछ था। इस वक्त भी उसके न बताने और तकलीफ की छाप उसके चेहरे पर होने से ने उसे बताया था कि शायद वह कभी शौर्य से मोहब्बत करती हो, और उसने उसे या तो धोखा दिया या फिर उसकी चाहतों को ठुकरा दिया था। तभी आज वह उसकी शक्ल तक देखने की रवादार न थी। खाने के बाद उसने वॉशरूम का रुख किया। थोड़ी देर बाद वह बाहर आई। सर, आप बेड पर सो जाइए, मुझे अभी नमाज अदा करनी है, मैं फिर सोफे पर लेट जाऊंगी, उसने अबीर से कहा। ठीक है, वह कहते हुए बेड पर बैठ गया था। कशिश ने एक साफ चादर नीचे बिछाई थी और नमाज पढ़ने लगी थी। इस वक्त उसे दुनिया जहान से जैसे कोई मतलब ही नहीं था। वह पूरी तरह इबादत में डूब गई थी। स्याह दुपट्टे में लिपटे उसके चेहरे पर नूर फैला हुआ था। अबीर लेटे हुए आंखों पर हाथ रखकर चोर नजरों से उसे देख रहा था और उसकी नजरें हट नहीं रही थी। जाने कितना वक्त गुजर गया था। वह नमाज पढ़ने के बाद भी काफी कुछ पढ़ रही थी, और फिर जब उसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो उसकी आंखों से आंसू हथेलियों में आ गिरे। उसे रब से मांगने के लिए यूं भी अल्फाज कहां जरूरी है। वो तो हमारी शहरग से भी ज्यादा करीब है।
70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला, बस उसे तो दिल से याद करने की जरूरत है। वो सब कुछ जानता है और बेहतर इंसाफ करने वाला है। जो कुछ इंसान किसी से नहीं कह पाता, वो सब मामला उसे सौंप देता है और वो अपने बंदों को कभी बेआस नहीं रखता। बस उस पर भरोसा रखो। अबीर ने जब उसके दुआ में उठे हाथ देखे तो बेसबब उसे मां याद आ गई थी। वह 2 बरस से उनसे बात नहीं कर रहा था, जब से उसके चचा ने उसे बताया था कि मजहर उसके सगे बाप नहीं है और मजहर उसकी मां को पहले से चाहते थे और उसके पापा के इंतकाल के बाद ही रेहाना ने मजहर से निकाह कर लिया था और वह मां बाप से फासले बना गया था। उनकी मोहब्बत, उनकी फिक्र, उनकी तकलीफ सब फरामोश कर चुका था। चचा से मिलना उसने शुरू कर दिया था, लेकिन उनके घर का माहौल उसे अच्छा नहीं लगा था। फिर भी उनकी बातें उसके लिए इंकिशाफ साबित होती थी। बस आज मां की मोहब्बत और बाप की शफकत उसे फिर शिद्दत से याद आई थी। कशिश नमाज के बाद सोफे पर आकर बैठ गई थी और काशिफ को फोन करने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन न तो काशिफ का नंबर लग रहा था और ना ही कशफ का। उसने अबीर की तरफ देखा जो आंखों पर हाथ रखे हुए सोया हुआ महसूस हो रहा था। वह भी इत्मीनान से सोफे पर लेट गई थी। एक गैर मर्द की मौजूदगी उसकी बेचैनी का सबब थी। उसे थकावट की वजह से नींद आ रही थी, लेकिन अबीर की मौजूदगी से खौफ ज़दा सी वह सोना नहीं चाहती थी, इसलिए आंखें खुली रखने की भरसक कोशिश कर रही थी। अबीर को कब नींद आई मालूम ही ना हुआ और कशिश भी ज्यादा देर तक जाग नहीं पाई थी। रात का जाने कौन सा पहर था जब कशिश को महसूस हुआ कि अबीर उसके करीब खड़ा है। उस पर खौफ इस कदर तारी हुआ कि वह हिल भी ना पाई। बस दिल ही दिल में खुद पर लानत भेजने लगी कि वह सो कैसे गई। अबीर ने नीचे लटका हुआ उसका हाथ ऊपर रखा और उसकी चादर दुरुस्त की, फिर नजर भरकर उसे देखा और वापस बेड पर आ गया। कशिश ने चैन की सांस ली थी। उसके दिल को जैसे कोई एहसास छू गया था कि सभी एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग औरत की इज्जत करना भी जानते हैं। वह घर आ गया था और जब से आया था कशिश का रूप उसकी नजरों से ओझल नहीं हो रहा था। जब उसने रात में उसे सोते हुए देखा था तो दिल के सारे तार झनझना गए थे। वह लम्हे भर में दिल की बाजी हार चुका था। जब उसने उसकी चादर ठीक की थी वह जाग गई थी और एकदम से सहम गई थी। ये और बात है कि उसने जाहिर ना किया था, लेकिन वह समझ चुका था कि वह कितनी डरी हुई है। उसका चेहरा याद करके वह मुस्कुरा दिया। क्या बात है भाई, अकेले अकेले बड़ा मुस्कुराया जा रहा है? कोई तो बात है जिसकी पर्दादारी है। आलिया जो उसके कमरे में आकर उसे कुछ देर से यूं ही मुस्कुराते हुए देख रही थी, उसे छेड़ते हुए बोली थी, ना नहीं तो, और तू कब आई? वह हड़बड़ा गया था। तभी जब आप किसी के ख्यालों में इस कदर गुम थे कि किसी बात का होश ही नहीं था। वैसे कौन है, कहां रहती है, क्या नाम है, और सबसे बड़ी बात मामला कहां तक पहुंचा है? वह पीछा छोड़ने वालों में से नहीं थी। तू मार खाएगी मुझसे? यह बता किस काम से आई है? तू बिना काम तो इस टाइम आने से रही। ओहो, मैं तो भूल ही गई, मुझे मार्केट जाना है और मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो आप ले चलो मुझे। कल मेरी फ्रेंड की एंगेजमेंट है और मुझे ड्रेस लेनी है। वह नॉन स्टॉप शुरू हो गई थी। क्या हुआ मम्मी को? उनकी तबीयत खराब सुनकर वह बेचैन सा हो गया था। वह उनसे लाख नाराज सही, लेकिन उनके लिए उसकी फिक्रमंदी यह साबित करती थी कि वह उनसे बहुत मोहब्बत करता था।
कल आप आए नहीं, न आपसे बात हो पाई, तो परेशान हो गई और पूरी रात जागती रही। नींद सही न लेने की वजह से और टेंशन में अपना बीपी हाई कर लिया है, और क्या। डॉक्टर ने चेक कर लिया है, अभी दवा लेकर आराम कर रही है, तो आप परेशान मत हो। उसने डिटेल में बताया और उसे तैयार होने का कहकर चली गई। थोड़ी देर बाद वह उसे लेकर निकला था, लेकिन उससे पहले 2 बार चोरी से मां को देख कर आया था। रास्ते भर उसने दिमाग खाया था उसका कि कौन लड़की है जो उसके भाई को दीवाना बना गई है, और वह उसे सफाई देकर परेशान हो गया था। शॉपिंग मॉल में घुसने के बाद ही वह चुप हुई थी। कई ड्रेस उसने देखी, लेकिन उसे कोई पसंद ही नहीं आ रही थी। बड़ी ही जद्दोजहद के बाद उसने एक लॉन्ग स्कर्ट और क्रॉप टॉप पसंद किया था। डार्क वाइन कलर की स्कर्ट पर बॉटम पर सिल्वर कलर से हल्की सी कढ़ाई थी और सिल्वर कलर का टॉप था। उसके साथ उसने मैचिंग ईयर रिंग्स और ब्रेसलेट लिया था। इसी काम में उसने 2 घंटे लगा दिए थे। लड़कियों की शॉपिंग उसके बस से बाहर थी, लेकिन आलिया उसकी जान थी, तो बिना अकड़े वह उसके साथ घूम रहा था। अस्सलाम वालेकुम, उस आवाज पर वह पलटा था। दोस्तों, कहानी का पहला भाग यहीं समाप्त होता है। अगली कड़ी में इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।